Hello everyone, welcome to the Studyverse, and today we are going to talk about lecture number 15 and 16 of SOC 609 Qualitative Research Methods. चले जी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमने पढ़ना है नैरेटिव और डिस्क्लोजर एनालिसिस के बीच में डिफरेंस। सबसे पहले नैरेटिव एनालिसिस को देख लेते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह से काम करता है। नैरेटिव एनालिसिस फोकसेस ऑन द स्टोरीज पीपल टेल। नैरेटिव एनालिसिस जो है फोकस करता है उन स्टोरीज़ पर, उन कहानियों पर जो लोग हमें बताते हैं, लेकिन सिर्फ उन कहानियों पर नहीं। ये एक तरह से इसकी मिसाल ले सकते हैं कि ये इस तरह होता है जैसे हम किसी की पर्सनल डायरी पढ़ रहे हो। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं कि क्या हो रहा है, आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस बंदे ने जो लिखा है उस वक्त उसने कैसा फ़ील किया और उन्होंने वही स्टोरी लिखी तो क्यों लिखी। आप उसके मीनिंग बिहाइंड द राइटिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा होता है नैरेटिव एनालिसिस। बोलते हैं ना कि उसके नैरेटिव जानने की कोशिश करें, तो किसी दूसरे शख्स का नैरेटिव्स के साथ सोचने की कोशिश की जाए, तो ये होता है नैरेटिव एनालिसिस। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इट स्टडीज़ हाउ पीपल मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस थ्रू स्टोरी टेलिंग। अभी बात की कि इसमें जो है हम देखते हैं कि पीपल थ्रू स्टोरी टेलिंग या राइटिंग अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो जो लिख रहे हैं या जो बता रहे हैं उनके पीछे उनकी फीलिंग क्या है, ये होता है नैरेटिव एनालिसिस। और इसके अलावा हम देखते हैं स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और कंटेंट, स्टोरी किस तरह से एनालाइज करनी है। ये जो है यूज़फुल होता है रिसर्च पे, जब हमें किसी की आइडेंटिटी को जो है एनालाइज करना हो, या हमें आइडेंटिटी पता लगानी हो, ट्रॉमा का पता लगाना हो, या लाइफ हिस्ट्री लेनी हो। ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे हम नॉवल रीड कर रहे हो, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बल्कि प्लॉट के लिए, इमोशंस के लिए, मीनिंग के लिए, है ना। हम कभी भी स्टोरीज़ जब पढ़ रहे होते हैं या नॉवेल्स पढ़ रहे होते हैं तो वी आर जस्ट नॉट रीडिंग दैट, हम पूरा इमेजिनेशन, एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में उस चीज़ की जो हो रहा होता है। ठीक है, अब नैरेटिव एनालिसिस का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है कि हम सबसे पहले स्टोरी आइडेंटिफाई करेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। जो भी चीज़ है, अगर स्टोरी टेलिंग है तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर हम डायरी किसी की देख रहे हैं, लिखा हुआ है कुछ, तो हम वो पर्सनल एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम ट्रांसक्राइब करेंगे स्टोरी। ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी थी। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं अगर हमें स्पोकन वर्ड्स में कोई डाटा मिला हो तो हम उसको वर्डिंग्स में लिखने के लिए ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे स्ट्रक्चर के, कहाँ से शुरुआत हुई, बीच में क्या कहा गया या क्या लिखा गया, या और एंड कहाँ पर हुई। उसके बाद हम उसमें थीम्स एनालाइज कर लेंगे, हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और लैंग्वेज हम देखेंगे कि किस तरह की यूज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे लुक एट हाउ द पर्सन पोजीशंस देमसेल्व्स एंड अदर इन द स्टोरी। अब जाहिर है स्टोरी टेलिंग हो रही है या राइटिंग हो रही है तो उसमें वो बंदा सिर्फ अकेला तो नहीं होगा, और लोग भी होंगे। तो हमें ये देखना है कि पर्सन अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है स्टोरी के अंदर, और दूसरे लोगों को किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक कैंसर सर्वाइवर है और उसकी जो है ना, मैं रिसर्च के लिए उसका स्टडी कर रही हूँ, तो और वो मुझे स्टोरी टेलिंग में जब बता रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन्स के बारे में नहीं या फिर अपनी हॉस्पिटल जर्नी के बारे में नहीं, बल्कि वो बताएगा कि मुझे किस तरह से इमोशंस फील होते थे, मेरी फैमिली इंटरेक्शंस कैसी थी, मुझे डर लगता था, स्ट्रेंथ्स मेरी क्या थी, और मैंने किस तरह से उसको फाइट किया। तो पोजीशन उसकी हो सकती है जब भी स्टोरी टेलिंग वो कर रहा है तो वो अपने आप को या तो बोले कि मैं जो है विक्टिम था या मैं फाइटर था। तो हमें वर्डिंग्स पर जाना होता है कि किस तरह से वो पोजीशन कर रहा है। उसके बाद वो अपनी फैमिली को किस तरह से पोजीशन करके बता रहा है कि क्या उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं कर पाए वो सपोर्ट उस तरह से जिस तरह से चाहिए थी। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, नैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट द स्टोरी रिवील्स अबाउट कल्चर, आइडेंटिटी और इमोशन। फिर हम जब सारा डाटा ले लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, तो फिर हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि स्टोरी क्या रिवील कर रही है, कल्चर क्या बता रही है, आइडेंटिटी उस बंदे की क्या बता रही है, और इमोशंस उसने किस तरह से फील की। ये हमारे पास था नैरेटिव एनालिसिस, जो कि सिर्फ फोकस इस पे नहीं करेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि मीनिंग बिहाइंड द स्टोरीज पर जाएगा नैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस में हम बात करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह की यूज़ हुई है
कंटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। डिस्क्लोजर एनालिसिस फोकसिंग ऑन हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कॉन्टेक्स्ट। इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई बात कही जा रही है तो वो पावर रखती है, उस बात में पावर है, उसका नज़रिया क्या है, सोशल नॉर्म्स किस तरह से दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि लोग कह क्या रहे हैं, हम देखते हैं कि कैसे कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या है। जैसे बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं पॉलिटिशियंस जब जो है टीवी पर स्पीच देते हैं तो उनके वो वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है ना उनकी स्पीच में ही ना पावर नज़र आती है, तो वो ताकि लोग उनकी तरफ कन्विंस हो सकें। तो प्रॉमिसेस होंगे, पावर होगी, तो जो है इस तरह की बात वो करते हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि लोग जो कह रहे हैं उनके पीछे उन लैंग्वेज किस तरह से असरअंदाज कर रही है, ठीक है। उसके बाद लुक्स बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग टू अंडरस्टैंड इन्फ्लुएंस एंड एजम्पशन। हम लिटरल मीनिंग के अगेंस्ट के बियॉन्ड जाकर हम देखते हैं कि उस बात का जो बात की गई है वो इन्फ्लुएंस किस तरह से हो रहा है और वो एजम्पशंस क्या कर रही है, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिशियन वाली मैं मिसाल दूँ, अगर किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा है कि हमें अपने शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए और इल्लीगल थ्रेट्स से उन्हें बचाना चाहिए, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वर्ड्स किस तरह से यूज़ हुए, प्रोटेक्ट, थ्रेट, इल्लीगल। हमें पॉलिटिशियन ने हमारे दिमाग में क्या बिठाने की कोशिश की कि हमें एज ए सिटीज़न हमें अपनी जो है ना कंट्री में फेयर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इल्लीगल चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स होते हैं। तो उसके बाद हम आगे जाके देखेंगे कि पावर है, हाँ भाई पावर शो कर रहा है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो पावर शो करने की कोशिश कर रहा है कि हमें करना चाहिए, वो अपना जो है ना ओपिनियन शेयर कर रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है, कि वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है उस सेंटेंस से या पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। तो हम लैंग्वेज जो यूज़ हुई है उसके बियॉन्ड हम जाके मीनिंग्स देख रहे हैं। तो डिस्कोर्स एनालिसिस ज़्यादातर होता है यूज़ मीडिया, पॉलिटिक्स, इंटरव्यूज़ और क्लासरूम वगैरह में, ताकि जो है ना हम मीनिंग जज कर सकें कि जो अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो उस लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया हुआ है और किस तरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया हुआ है। अब डिस्कोर्स एनालिसिस के क्या स्टेप्स होंगे, हमने नैरेटिव के भी देखे थे, अब डिस्कोर्स के देख लेते हैं। चूज़ अ स्पेसिफिक टेक्स्ट और कॉन्वर्जेशन। हम देख लेंगे कि जैसे अगर मुझे पॉलिटिशियन की कोई स्टडी करनी है कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करने की कोशिश कर रहा है बिहाइंड द लैंग्वेज, तो मैं उसकी स्पेसिफिक कोई स्पीच या टेक्स्ट या कन्वर्जेशन, वो इंटरव्यू कुछ भी सिलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद ट्रांसक्राइब करूँगी, अगैन वो स्पोकन वर्ड्स में है तो मैं उसको ट्रांसलेट करके देखूँगी कि किस तरह से जो है कहा गया है, और उसको डीपली देखना होगा मुझे। फिर मैं पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करूँगी, उनकी लैंग्वेज के बियॉन्ड जो हिडन मीनिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करूँगी। फिर लिंक फाइंड करने की कोशिश करूँगी कि ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। फिर उसको लास्ट में मैं इंटरप्रेट करूँगी कि लैंग्वेज किस तरह से शेप करती है और रिफ्लेक्ट करती है पावर को और आइडेंटिटी बनाती है, ठीक है। अब नैरेटिव और डिस्कोर्स एनालिसिस का हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। नैरेटिव क्या करेगा, स्टोरीज़ पर फोकस करेगा और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर फोकस करेगा। डिस्कोर्स एनालिसिस किस पे फोकस करेगा, लैंग्वेज पर जो यूज़ की जाती है पावर और स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। नैरेटिव में जो है हम इंडिविजुअल मीनिंग मेकिंग को देख रहे होते हैं, जबकि डिस्कोर्स में हम ब्रॉडर सोशल या आइडियोलॉजिकल मैसेजेस को देख रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं और लिमिटेशंस क्या होती हैं। नैरेटिव एनालिसिस गिव्स इंसाइट इनटू पर्सनल मीनिंग एंड इमोशन। एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आ गई कि नैरेटिव एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो वो हमें पर्सनल इंसाइट्स दे देती है मीनिंग्स और इमोशंस के बियॉन्ड। और डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है कि ये हिडन मीनिंग्स या सोशल इन्फ्लुएंस जो होते हैं लैंग्वेज के अंदर वो हमें बता देती है। अच्छा, दोनों के अंदर लेकिन लिमिटेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन स्किल्स चाहिए होती है। यानी कि मैं अगर किसी कोई स्टोरी उठा के देख रही हूँ, उसमें से नैरेटिव या डिस्कोर्स एनालिसिस कर रही हूँ, तो मी एज अ रिसर्चर बहुत डिपेंड करेगा इस चीज़ पे कि मैं किस तरह से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर रही हूँ। मैं बायसनेस ना लाऊं, मैं अच्छे से करूँ, वैलिडिटी हो उसमें, रिलायबिलिटी हो, तो ये जो है मैटर करता है। केयरफुल रहना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग ये बहुत ज़्यादा होता है। अनदर लिमिटेशन क्या होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड ओपन टू अगेन वो जो मैंने टाइम बताया कि रिसर्चर की बायसनेस आ जाती है अगर रिसर्चर रिफ्लेक्सिव ना हो तो।
अगेन देख लेते हैं स्ट्रेंथ्स में क्या आएगा कि नैरेटिव जो है पर्सनल मीनिंग्स और इमोशंस को की इंसाइट्स देख लेती है, और इसकी लिमिटेशन हो गई कि इंटरप्रिटेशन स्किल्स जो है क्या होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है नैरेटिव में। डिस्कोर्स में हम देख लेते हैं कि अनकवर करती है हिडन मीनिंग्स, और टाइम कंज्यूमिंग होती है लिमिटेशन में कि ये, और इसमें रिसर्चर का बायसनेस शामिल हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर आंसर्स ऑफ MCQs इन द कमेंट बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.